गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, डिस्कस करेंगे सीबीआई के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे नैनो यूरिया किस तरह बेनिफिशियल है हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो फर्स्ट फ्रंट पेज पर हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको कुछ मैं पॉइंट बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना देखो, ग्रामीण अलग है, एक ग्रामीण है और एक जो योजना है वो अर्बन है। तो अर्बन की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो इम्प्लीमेंट की जाती है, उसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, महुआ, इसे महुआ बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है। देखो, इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2015. It was launched in 25th June 2015 and it is for all purposes, means to say all purposes means housing for all। ठीक है, ये जो स्कीम है सभी के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए थी। मतलब जो हाउस जिनके पास नहीं है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में सब लोगों को घर नहीं दिया जाता। इसमें जो है देखा जाता है कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप है और मिड इनकम ग्रुप है, इन सब के लिए हाउसिंग की व्यवस्था की जाती है। और जो स्लम ड्वेलर हैं, स्लम ड्वेलर्स के लिए भी यहाँ पर हाउसिंग की व्यवस्था की जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये स्कीम पक्का हाउस के लिए है। 2022 तक इसकी डेडलाइन थी हाउसिंग फॉर ऑल, अब ये 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मैंने आपको डिफरेंस पहले भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती हैं जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा प्रोवाइड करती है, बस इम्प्लीमेंट क्या है जो स्टेट के द्वारा किया जाता है, इसलिए कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जबकि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, 60/40 का रेशियो रहता है। अगर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कर रही है तो 40% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस केस में कन्फ्लिक्ट होता है। यही कन्फ्लिक्ट यहाँ पर फ्रंट पेज पर बताया गया है। देखो क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि एज आंध्र प्रदेश अल्टर्स प्रधानमंत्री आवास योजना नेम, सेंटर पुट्स 4000 करोड़ फंड ऑन होल्ड। मतलब 4000 करोड़ फंड जो है वो होल्ड पर रख दिया है। उसका रीज़न है आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम का नाम बदल दिया। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब स्टेट पैसा देगा तो वो स्कीम का नाम भी बदल सकता है। तो बंगाल और आंध्र प्रदेश के साथ ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस है और किस तरह से ये वर्क करती हैं। अगला आर्टिकल रिलेटेड है सीबीआई ने जो साइबर क्राइम होते हैं उससे रिलेटेड है। कैसे सीबीआई जो है उसे क्रैकडाउन करता है, उसका कौन सा ऑपरेशन है ये आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन चक्र, देखो ऑपरेशन चक्र 1 पहले चलाया गया था। देखो ऑपरेशन चक्र फर्स्ट पहले कंडक्ट किया गया था ऑपरेशन चक्र 2 से, जिसमें कोलैबोरेशन था बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ का, इंटरपोल का, एफबीआई का, पुलिस का। ठीक है, तो ये 115 लोकेशन पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और इसका मेन एम था, आपको ये पता होना चाहिए, वाइड स्प्रेड क्रैकडाउन ऑन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को क्रैकडाउन करना इसका फर्स्ट एम था। अभी ये 76 लोकेशन पर जो है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ऑपरेशन चक्र, और इसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल किया जाएगा। देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। एक लेजर बेस्ड सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग है जिसमें बहुत सारी एल्गोरिथम यूज़ होती हैं। इस एल्गोरिथम को जो लोग सॉल्व करते हैं उसे क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। देखो माइनिंग ये इलीगल फेक क्रिप्टो माइनिंग की जाती हैं। जो लोग इन एल्गोरिथम को
बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके बीच में मिड लोग जो है उसे सॉल्व करते हैं और उन्हें क्रिप्टो प्राप्त होती है। तो इस तरह के जो फेक ऑपरेशन चल रहे हैं, फेक सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसको टैकल करने के लिए ऑपरेशन चक्र चलाया गया। आपको याद रखना है सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र चलाया गया और इस ऑपरेशन चक्र में बहुत सारी एजेंसीज का यूज़ हुआ ताकि हम उसको आसानी से टैकल कर सकें। अगला आर्टिकल रिलेटेड है कोल से रिलेटेड। देखो कोल क्या हुआ है, रिसेंटली एक हमारा एलिफेंट कॉरिडोर है, लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर। ये लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में, जो पार्ट है हसदेव अरण्या फॉरेस्ट का। ठीक है, इसमें क्या किया है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने सर्टेन कोल माइंस फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया, मतलब फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैलेंस बिठाने के लिए कोल प्रोडक्शन में और प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन में क्या किया गया है कि इस लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर को जो है यहाँ पर माइनिंग को कंट्रोल कर दिया गया। अब देख लेते हैं लेमरू एलिफेंट रिजर्व है कहाँ पर। ये देखो हसदेव अरण्या फॉरेस्ट का पार्ट है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, जिसका पार्ट जो मिलता है हमारे उड़ीसा से और झारखंड से। जो एलिफेंट माइग्रेट करते हैं, देखो क्या होता है, जैसे ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अगर मान लो उड़ीसा है और यहाँ झारखंड है, तो यहाँ से अगर ये मान लो ये कॉरिडोर है, तो यहाँ से ऐसे एलिफेंट मूव करेंगे, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूव करेंगे। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, बहुत सारे एलिफेंट को लॉसेस होते हैं, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक आपने प्रोजेक्ट बी के बारे में सुना होगा, प्रोजेक्ट बी। मैं आपको प्रोजेक्ट बी के बारे में बता देता हूँ। बी क्या होती हैं, हनी बी बोलते हैं इसे। प्रोजेक्ट बी का मतलब है हनी बी का साउंड यूज़ किया जाएगा और साउंड यूज़ करने के बाद जो एलिफेंट रोड पर आते हैं उनको भगाने के लिए इस साउंड का यूज़ किया जाएगा। इस साउंड को यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये साउंड क्या करता है, हनी बी की ये साउंड जो है एलिफेंट को भगाने के काम आता है, क्योंकि एलिफेंट जो है हनी बी के साउंड से बहुत डरते हैं। तो इस तरह इसका नाम प्रोजेक्ट बी था, प्रोजेक्ट बी जो हनी बी से रिलेटेड था। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी। यही चीज़ आगे क्या बताया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है रिजर्व, ये सेक्शन 36A के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ठीक है, ये एलिफेंट रिजर्व जो है और कॉरिडोर है, इसके बाद लीगल सेंक्टिटी नहीं है कोई। मतलब आप ये चीज़ जान लीजिए, जो एलिफेंट रिजर्व या फिर कॉरिडोर होते हैं इनके पास कोई भी लीगल सेंक्टिटी नहीं होती है। जैसे क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया कहलाते हैं और इनके पास एक लीगल सेंक्टिटी होती है, जबकि एलिफेंट रिजर्व और कॉरिडोर के पास कोई भी लीगल सेंक्टिटी नहीं होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बारे में बताया, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे इस लेमरू एलिफेंट रिजर्व में माइनिंग को कंट्रोल किया जा रहा है। अगला आर्टिकल रिलेटेड है हैकाथॉन के बारे में। देखो 5G हैकाथॉन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। क्या हुआ है, 5G कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हुआ। देखो हैकाथॉन क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग और बहुत सारे कंपटीटर सॉफ्टवेयर से फील्ड से और साइंटिस्ट वगैरह आते हैं और वो अपनी इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ देते हैं, इफ़ेक्टिव प्रोग्राम देते हैं। तो जिसकी बेस्ट होती है उसको प्राइज़ से नवाजा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि 5G से रिलेटेड एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें बताया गया कि कैसे साइबर क्राइम से हम बच सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं पुलिसिंग को और एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं ताकि हमारा डेटा ट्रांसफ़र ईजी हो सके और टेक्निकल डेवलपमेंट एडवांस हो सके। ठीक है, अब देखो बेनिफिट क्या होंगे, देखो फास्टर डेटा ट्रांसफ़र पर इसमें वर्क होगा। ठीक है, अगली चीज़ बताई गई है कि हमारे पास पॉलिसी डेवलपमेंट की एबिलिटी बढ़ेगी और क्राइम सीन्स को हम
प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो 5G टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे एनवायरनमेंट में घूमती हैं, इसके थ्रू क्या होता है? सिग्नल का ट्रांसफरिंग होता है और एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यही है कि 5G क्या है? 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये फास्टर स्पीड है और लोअर लेटेंसी है। कभी कभी टेस्ट सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है लेटेंसी से रिलेटेड। लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी क्या होता है कि आप जो सर्फिंग कर रहे हैं उस सर्फिंग पे क्लिक करने के बाद कितना टाइम लगता है। जितनी कम लेटेंसी होती है उतना ज़्यादा इंटरनेट को अच्छा माना जाता है। तो 5G की लोअर लेटेंसी है, ग्रेटर कनेक्टिविटी देन प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है। आगे इन्होंने बताया है कि कैसे हम 6G टेक्नोलॉजी पर भी वर्क कर रहे हैं। देखो 6G टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो 5G टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे चल रही है। इसमें क्या है? ये जो है 5G टेक्नोलॉजी से फास्टर होगी, लेटेंसी रेट बहुत कम होगा और बहुत ज़्यादा स्पीड भी होगी। तो इससे क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हेल्प मिलेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं? देखो कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से ऑपरेट की जाती है, सैटेलाइट से ऑपरेट की जाती है, उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। मान लो रोबोट है, आप कमरे में बैठे हुए हैं, आपने रोबोट से बोला मेरे लिए खाना लाओ, तो कितनी तेज़ी से वो वर्क करता है। इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि आप जो है ड्रोन का भी यूज़ करते हैं। आजकल ड्रोन का यूज़ बहुत आम हो गया। इसमें जो है फास्टर इंटरनेट और वो भी वायरलेस बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस तरह से ये चीज़ बताई गई। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हम 6G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट G था, फिर 90s में 2G आया, 2000 में 3G आया, 2010 में 4G आया, 2020 में 5G आया और 2030 तक 6G का हमारा प्लान है इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, ये पैरामीटर बताए गए कितनी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। टेक्निकल है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नैनो यूरिया के बारे में। देखो नैनो यूरिया बहुत पहले इंट्रोड्यूस की गई थी मगर अभी ये चर्चा में है। उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर इंडियाज़ का फर्स्ट इफ्कोज नैनो डेप लिक्विड प्लांट इन कलोल गांधीनगर गुजरात। मतलब गांधीनगर जो गुजरात में है उसका एरिया है कलोल। कलोल में एक नैनो यूरिया का प्लांट बनाया गया है और ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट इफ्को का प्लांट है नैनो यूरिया से रिलेटेड। देखो नैनो यूरिया क्या होती है? देखो आप यहाँ एक चीज़ समझ लो, पहले जो यूरिया होती थी वो दाने की फॉर्म में होती थी। ठीक है, अब इस दाने की फॉर्म में क्या होता था कि इसको पहली बात बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। फिर दूसरी बात क्या होता था, ये बहुत स्लोली इफेक्टिव होती थी और इससे हमारी फसल में जो एडवांसमेंट है वो स्लो हो पाता था। दूसरा रीज़न है बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या होता था, इससे हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। फसलों को नुकसान होने की वजह से प्रोडक्शन भी डाउन होता था और दूसरा ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी नहीं था। क्यों इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं था? जैसे ही बारिश होती थी तो लीचिंग बहुत होती थी। लीचिंग का क्या मतलब है कि यूरिया जो है पानी में बह के ज़मीन के अंदर जाती थी। इससे क्या है फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होती थी और फर्टिलिटी डिक्लाइन होने की वजह से बहुत सारे बीमारियां और हमारी जो यूरिया नाले पानी में जाकर मिलती थी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि कैसे देखो एडवांस एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र है, ये न्यूट्रिएंट इफ़िशियंसी बढ़ाएगी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम करेगी और इफ़िशियंट सोर्स है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का। ठीक है, ये ईजिली इन्हेंस करेगी न्यूट्रिएंट डिलीवर टू प्लांट। मैंने बताया नहीं, मतलब ये लिक्विड वेस्ट है। लिक्विड वेस्ट का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और क्रॉप की ईल्ड को भी इसके द्वारा बढ़ाया जाएगा और लेस फर्टिलाइजर्स यूज़ होंगे। अब सिग्निफिकेंस आप देख लो, नैनो यूरिया जो इंट्रोड्यूस की गई टू रिड्यूस यूरिया यूज़ एंड प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। इसका मेन पर्पस क्या है कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग का मतलब है हम लेस फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। ठीक है, आप जितने कम फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे आपके हेल्थ इम्पैक्ट कम होंगे और उससे धीरे धीरे क्या होगा, इनिशियली आपको क्रॉप में प्रोडक्शन कम मिलेगा मगर ओवरऑल क्या होगा, आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा और आपकी
जो फसल है उसकी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हमें एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ बेनिफिट बताए गए हैं। ये अक्सर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि देखो पहला बेनिफिट क्या बताया गया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया क्या मतलब होता, जो वो यूरिया होती थी पहली बात धीरे धीरे पिघलती थी, फिर दूसरी बात क्या है वो कम एरियाज को इफेक्ट करती थी, मगर ये क्या है, नैनो साइज पार्टिकल हैव लार्जेस्ट सरफेस एरिया एडिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा एरिया कवर करती है और उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है, अगली बात क्या बताएगी, इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी, डिजॉल्व ईजिली हो जाती है वाटर में, इसलिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट तेजी से जो अवेलेबल हो पाता है प्लांट को। टारगेटेड डिलीवरी, आप जहाँ डालेंगे वहाँ ईजिली टारगेट करेगी। रिड्यूस लीचिंग, मैंने आपको बताया रिड्यूस लीचिंग होती है, मतलब कम मात्रा डालेंगे हम और हमारी फर्टिलाइज़र जो है नाले वगैरह में नहीं जाएंगे, इससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इन्हेंस न्यूट्रिएंट अपटेक, ईजिली जो है न्यूट्रिएंट को ये टेक ओवर कर सकती है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, इफ़को कब स्टेबलाइज हुई और इफ़को है क्या। देखो इफ़को क्या है, एक्चुअली यहाँ एफ होना चाहिए। इफ़को क्या है, एक्चुअली इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है। मतलब ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे 1967 में फॉर्म किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। जो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे आरबीआई एक्ट के अंदर लाया जाता है, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक अभी क्राइसिस इमर्ज हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिला था। उससे बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर थे जिनका पैसा इन्वॉल्व था कोऑपरेटिव्स में, उनको बहुत घाटा हुआ था। तो गवर्नमेंट ने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट को तब्दील करके उसे क्या किया, उसमें दो चीज़ें डेवलप की। एक किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको क्या किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, ऑपरेट की जाती है। जबकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट करके उसमें तब्दीली लाती है और उसके द्वारा वो ऑपरेट की जाती है। तो इस तरह से हमने आज जाना कि नैनो एरिया क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है। आज ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।